My name is Mohammad Ayyaz, and today's workshop is on Python programming, and or you can say Python fundamentals. So, uh, I am from physics department, and I have done my masters from Department of Physics and Applied Mathematics from PIAS, and that is my short introduction. So, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ओके। सो आज थोड़ी सी हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा इसका सिंटैक्स सीखेंगे, और बाद में हम बिल्ड ऑन करेंगे इन सिंटैक्स के ऊपर। तो पाइथन हमें पता है जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। तो कंप्यूटर असल में हमारा डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमें पता है जो ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें मॉनिटर है, हमारे पास सीपीयू है और मेमोरी है। और साथ में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हम बिल्ड इन उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिससे हम काम लेते हैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे। तो पाइथन सूटेबल है बहुत से टास्क के लिए, जैसे हमारे पास हमने कुछ वर्ड्स काउंट करने हैं फ्रॉम अ सर्टेन पैराग्राफ, और पर्टिकुलर वर्ड हमने कोई फाउंड करना है, उसकी काउंट देखने के कितने काउंट्स हैं उस वर्ड के। तो ह्यूमन इन टास्क के लिए बना नहीं हुआ, उसके लिए मुश्किल है, वो एरर प्रॉन है इन तरह के टास्क के लिए। तो पाइथन और जिस जो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इनको इंस्ट्रक्ट करके हम इस तरह के टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं अपने लिए। तो पाइथन भी उसी तरह की लैंग्वेज है, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि जो हमारे पास सीपीयू है कंप्यूटर का, उस वो इसको समझ नहीं सकता। जो सीपीयू होता है हमारा, सिर्फ वो समझता है मशीन लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ बाइनरी कोड्स लाइक 1 0 0 0 1। दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स language that CPU and other softwares of the computer understands, and these are called machine learning language. तो पाइथन क्या करता है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन उनको कन्वर्ट पाइथन का जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं, टू क्या कह सकते हैं, मशीन लर्निंग लैंग्वेज, एंड देन इट ट्रांसफर्स द आउटपुट इनटू द लैंग्वेज दैट वी अंडरस्टैंड। तो पाइथन की वर्किंग इस तरह है, और ये भी हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस है और दूसरी तरह की लैंग्वेज है, रूबी एंड बेसिक, लाइक दीज काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। तो पहले देखते हैं कि हम पाइथन को हम यूज़ क्यों करते हैं। सो फर्स्ट टास्क इज क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। तो पाइथन की मोटिवेशन है क्या? अभी मैंने बता चुका हूँ कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसको हम डिफरेंट जो ह्यूमंस के लिए मुश्किल टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पाइथन हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। जो टास्क हमारे मुश्किल हैं, जैसे हमारे पास 100 और मिलियन लाइंस का कोड है या मिलियन लाइंस का सेंटेंस है, उनमें से हम कोई पर्टिकुलर वर्ड्स की काउंटिंग देखना चाह रहे हैं या उनको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो पाइथन उसके लिए काम कर सकता है। और हमारे पास जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हमने कुछ सिमुलेशन करनी है, साइंटिफिक सिमुलेशंस, लाइक हम एक्सपेरिमेंट तो हर चीज़ का नहीं कर सकते, तो हम मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं और उसकी सिमुलेशंस करते हैं और प्रेडिक्शन देखते हैं। तो पाइथन उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। और ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखते हैं साथ प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ती है और हमारे इनोवेशन में इजाफा होता है। तो पाइथन सीखने की ये मोटिवेशन हो सकती है, और हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर, अब हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर का हार्डवेयर किस तरह काम करता है और ये किन पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिससे हमें प्रोग्रामिंग की इनसाइट्स लेने में थोड़ी हेल्पफुल ये साबित हो सकता है। तो कंप्यूटर हमें पता है कि हमारे पास
इसके पास सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, जिसमें हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है और प्राइमरी मेमोरी हो सकती है, और सीपीयू और मेमोरी टुगेदर वर्क करती हैं फॉर द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड फॉर द टास्क दैट ह्यूमन डिमांड्स टू द कंप्यूटर। एंड उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर्स, लाइक पाइथन इज़ अ सॉफ्टवेयर। सो पाइथन हम इंस्टॉल कर सकते हैं और बिल्ड इन कुछ सॉफ्टवेयर होती हैं उसके अंदर, विंडोज़ के अंदर, जैसे हमारे पास कोई कैलकुलेटर हो गया। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमारे पास जो कंप्यूटर है हमारा वो मुश्तमिल होता है, और इसमें रैम होती है और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक सीपीयू एंड मॉनिटर। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए ताकि हम प्रोग्रामिंग को बेहतर तरीके से इन मोर इनसाइटफुल तरीके से समझ सकें। सो फर्स्ट टास्क जो हमारा मेन टास्क है इस वर्कशॉप का, कि हम प्रोग्रामिंग को समझ सकें विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सो जैसे बता दूँगा, पाइथन इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क एंड it uses logical commands like Python code, and it involves problem solving and algorithm design। सबसे पहले हमें फिगर आउट करना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हमने फिगर आउट करना है कि इस प्रॉब्लम का कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हमने वो स्टेप्स डिफाइन करने हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प हो सकती हैं, जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। उसके बाद एल्गोरिदम को यूज़ करके हमने एक कोड बनाना है, जिसको हम आगे देखते हैं कि हम उसको कोड कैसे बना सकते हैं। तो like any other language, like any other literary language, like we have Urdu, English, uh, Python uses is on its own vocabulary, like we does in English and in we do in English and Urdu। तो पाइथन की अपनी लैंग्वेज है जिसको हम जिसमें जिसके कुछ कीवर्ड्स हैं और इसका एक ख़ास सिंटैक्स होता है, यानी इस वोकैबुलरी को लिखने का कुछ ख़ास तरीका है। तो उस वोकैबुलरी को बिल्ड करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश या उर्दू में बनाते हैं, और उन सेंटेंसेस का यूज़ करके हम एक कोहेरेंट स्टोरी बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो एक कोड की फॉर्म में आएगी, और उस जो एक-एक लाइन का जो कोड की एक-एक लाइन होगी, वो उस कोहेरेंट स्टोरी के साथ जुड़ी होगी और उसके अंदर अपना एक रोल परफ़ॉर्म करेगी। सो पाइथन उसी तरह की एक लैंग्वेज है, लाइक द इंग्लिश और उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सो इसके भी कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जिसे हम रिज़र्व वर्ड कहते हैं, और इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। कोई इस तरह के वर्ड्स हैं जैसे एंड, टेल, ग्लोबल, नॉट, विद, एज़, एल, इफ, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं जो रिज़र्व्ड हैं। तो पाइथन को हम एक एज़ अ डॉग भी सपोज़ कर सकते हैं। जैसे डॉग सिट या ईट, इस तरह के वर्ड्स सिर्फ़ समझ सकता है, तो पाइथन भी सिर्फ़ इस तरह की लैंग्वेज समझ सकता है। अगर हम इसके बगैर कोई वर्ड या कोई और लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो पाइथन एक डॉग की तरह बिहेव करेगा और हमारी तरफ भौंकना स्टार्ट कर देगा कि तुम क्या बोल रहे हो। तो पाइथन की भी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो हमें उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में रह के उसको अपनी बात समझानी है और उससे अपने जो टास्क हैं वो परफॉर्म करवाने हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये रिजर्व वर्ड की लिस्ट आपको नज़र नहीं आ रही। तो इफ़ आई कुड शेयर फ्रॉम इट। Okay, I'm sharing now my entire screen, so you could see. Okay, these kind of words: and, del, global, not, with, and etc। तो इस तरह के वर्ड्स ही हम इस ये हमारे पास लिमिट है, पाइथन ने लिमिट लगाई हुई है कि इस तरह आपने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, और इन वर्ड्स की सूरत में जो आप कोड लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, वो मैं समझ पाऊँगा। तो इन वर्ड्स को कहते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व्ड वर्ड्स। सो इसी तरह कन्वर्सिंग विद पाइथन, मैंने जैसे बताया कि पाइथन की एक ख़ास लैंग्वेज है जिसमें हम कन्वर्स करके उसको बात समझा के अपने टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके दो पार्ट्स हैं पाइथन सॉफ्टवेयर के। हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक इंटरप्रेटर है, एक कंपाइलर है। तो अगर इसको भी एग्जांपल या हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो
मेरे पास ये एक VS कोड है, तो इसमें मैं एक न्यू फाइल ओपन करूँगा और इसको पाइथन फाइल कहूँगा। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो एक ख़ास वर्ड है या इसको हम फंक्शन कह सकते हैं, प्रिंट एंड ब्रैकेट, साथ में जो मशहूर प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग क्लासेस में सबसे पहले हमें दिखाया जाता है, हेलो वर्ल्ड। And I would save of this file in directory. I would save it in user और इसको मैं एक नाम दे दूंगा hello डॉट पाई। पाई इस पाइथन फाइल की एक्सटेंशन होती है, जैसे हमारे पास एग्जीक्यूटिव फाइल होती हैं, डायनामिकल फाइल होती हैं, तो इस तरह डॉट पाई भी एक एक्सटेंशन है जो पाइथन फाइल को जाहिर करती है। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। सो हमारे पास एक पाइथन फाइल आ गई, तो ये मैंने इंटरप्रेटर में अपना कोड लिखा है। इंटरप्रेटर ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है और इस एंटायर कोड को देता है कंपाइलर में। अब मेरे पास टर्मिनल है, ये मेरे पास कंपाइलर की खुल गई है। तो सबसे पहले मैं इसको कमांड देता हूँ, पाइथन टू रन द प्रोग्राम पाइथन हेलो डॉट पाई। तो कंपाइलर ने पूरी पूरी फाइल पकड़ी और उसको ट्रांसलेट करवा दिया इनटू मशीन लर्निंग, एंड इट विल गिव द टास्क टू द कंप्यूटर, एंड computer will perform these tasks to print the message hello world. So that is the output of the program. तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है समझाने के लिए पाइथन के फंक्शन को, कि हमारे पास इंटरप्रेटर है जिसमें हम पाइथन के कोड लिखते हैं इन ह्यूमन लैंग्वेज, एंड कंपाइलर उस पूरी फाइल को मशीन लर्निंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है एंड देन परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क. So writing a program is another task, the next task of R. So सबसे पहले वही मैंने बताया कि पहले प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, then we have to plan the solution. So and then we have to write the code in the specific Python language, and we will give the task to compiler, and he will or it will perform the task that is required by and that is demanded by us. So this is of writing a program. These are some steps to write a program in Python. So what is program? So program is instruction that we give to Python in specific vocabulary that I showed earlier, and Python solves that task to output something. सो इसमें हमारे पास लॉजिक वेरिएबल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड लॉजिक इस तरह की चीज़ें हैं, वो अगले आने वाली वर्कशॉप्स में देखेंगे. एंड इट कैन परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क, जैसे मैंने बताया कि किसी वर्ड को देखना, या हमने कोई मिलियंस ऑफ वर्ड्स, मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा या सबसे छोटा या एवरेज नंबर फाइंड करना है, तो इस तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए पाइथन बहुत हेल्पफुल है. सो इसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्राम्स के. तो इसमें सबसे पहला जो इसके हमारे पास ब्लॉक्स हैं वो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स हो सकते हैं. जैसे में हमारे पास इनपुट है, हम वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स के फॉर्म में पाइथन को इनपुट देते हैं एंड वो हमें कुछ आउटपुट देता है. और साथ में बीच में जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं इनपुट और आउटपुट के दरमियान, वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो सकती है या कंडीशनल एग्जीक्यूशन हो सकती है. सीक्वेंशियल में ये है कि कोड सीधा था बिल्कुल, वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक लाइन का परफॉर्म करेगा और टास्क परफॉर्म हो जाएगा एंड में. और कंडीशन ये है कि हमने उसको उसके दरमियान कोई इफ या एल्स की कंडीशन दी हुई है, तो वो इसे हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन देंगे, जिससे हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह के टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं. और साथ में अगर हमने
ये टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करवाना है तो हम इसमें लूप्स या रिपीटेड एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हमने यही एक ही कोड बार बार यूज़ करना है अपने कोड के अंदर तो हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह की हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास पाइथन कोड के। सो so next is what could possibly go wrong. So जो बिगनर प्रोग्रामर्स होते हैं वो मोस्टली गलतियां करते हैं। इवन के जो हमारे पास एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स हैं उनसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उनकी उन गलतियों के 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाली। आप देखते हैं पाइथन क्या करते हैं। पाइथन डॉट पाइथन हेलो डॉट पी वाई, सॉरी इसको मैंने सेव करना था, कंट्रोल एस, देन पाइथन हेलो डॉट पी वाई। अब पाइथन ने एक ट्रेस बैक मैसेज दिया कि इसमें कुछ गलती है। कभी कभी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे सकता है कि गलती आपकी यहाँ पे है। उसने मुझे बता दिया कि सिंटैक्स एरर है यहाँ पे और देयर वाज अ ब्रैकेट नेवर क्लोज्ड। सो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट क्लोज करनी है। सो इस तरह के एरर्स हमारे पास हो सकते हैं। तो अब ये परफॉर्म हो जाएगा टास्क पाइथन हेलो डॉट पी वाई, देयर इट इज़। सो इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। और बाकी अगर नेक्स्ट टाइप है हमारे पास लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स इस तरह के एरर्स होते हैं कि अगर हम कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं लेकिन उस कोड के अंदर ऐसी कोई गलती है जिससे वो टास्क हमारी डिज़ायर के मुताबिक परफॉर्म नहीं होता। जैसे हमने कोई परफॉर्म करना है मिनिमम नंबर फ्रॉम मिलियंस ऑफ नंबर्स, तो हमारे पास हमारे प्रोग्राम में ऐसी एक लॉजिकल एरर है जिससे वो मिनिमम नंबर तो फाइंड नहीं करता लेकिन कोई रैंडम नंबर फाइंड करके हमें दे देता उस लिस्ट ऑफ नंबर्स में से। तो रन कोड तो रन हो रहा है लेकिन हमें उस डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस या डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा। तो इस तरह के एरर्स को हम लॉजिकल एरर्स कहते हैं। कुछ कुछ रन टाइम एरर्स होते हैं, जैसे हमने कोई इंटीजर है उसको हमने 0 से डिवाइड कर दिया तो वो परफॉर्म होता रहेगा इन्फिनिट टाइम्स जो हमारे पास कोड है, लेकिन हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं रन टाइम एरर्स। So there is a way to remove mistakes from the errors that we described earlier, like syntax error, runtime error. So इस टेक्निक को हम कहते हैं डीबगिंग। सो डीबगिंग हम 4 तरह की टेक्निक्स यूज़ करके कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रीडिंग। अगर कोई सिंटैक्स एरर है हमारे पास तो हम उसको अपने प्रोग्राम की थॉरोली रीडिंग करके उसको रिमूव कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक हमारे पास टेक्निक है फॉर द डीबगिंग। द नेक्स्ट इज़ रनिंग। हमें कोई हमारे पास लॉजिकल एरर है तो हमें समझ नहीं आ रही कि कोड की किस लाइन में हमारे पास लॉजिकल एरर है, या हमारे पास कौन सा जो एग्जीक्यूशन लाइन है वो सही तरह से अपने परफॉर्म नहीं कर रही। तो उसको हम बार बार रन करके करके देख सकते हैं कि कौन सी लाइन, या हम इंटरमीडिएटरी लाइंस के दरमियान प्रिंट करवा के आउटपुट देख सकते हैं कि इस लाइन के बाद इसका क्या आउटपुट आ रहा है और इसके बाद क्या आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह की रनिंग टेक्निक यूज़ करके हम लॉजिकल एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है रिमिनेटिंग एरर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एरर्स हैं वो ओके, कुछ इस तरह के एरर्स हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आती कभी-कभी कि गलती कहाँ हो रही है। बार-बार हमने रीडिंग भी कर ली, रनिंग भी कर ली, अ, तो हमें कुछ ब्रेक लेनी चाहिए जिसे हम कहते हैं रूमिनेटिंग टेक्निक। तो हमें कुछ सोचने का मौका मिल जाता है और सोचने और अपनी थिंकिंग प्रोसेस को दोबारा रिफ्रेश करने के लिए कुछ टाइम दरकार होता है। तो उसके लिए रूमिनेटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है कि हम
फिर जाएं वापस और कोड को दोबारा से समझें, या तो दोबारा कोड लिखने की कोशिश करें या कुछ लाइंस को रिमूव करें जो कोड में एरर्स पैदा कर रही हैं। तो उस तरह की टेक्निक को कहते हैं रिम्यूनेटिंग एरर। एक चौथी टेक्निक है जिसे रीफिटिंग कहते हैं, जो बिगनर प्रोग्रामर्स हैं मोस्टली परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि उनको शुरू से शौक होता है कि हमने नया प्रोग्राम लिखा है तो हम इसमें से लाइंस की भी रिमूव करें। तो उसका हल ये है कि आप उस कोड को कहीं और कॉपी करें और जो पहले वाली फाइल उसको सेव कर लें। देन यू वुड हैव नो फियर ऑफ रिमूविंग द लाइंस एंड यू कुड वर्क ऑन द सेम कोड ऑन द डिफरेंट फाइल। तो आपकी फाइल भी सेफ रहेगी और आपको एक ख़तरा भी नहीं होगा कि जो मैंने कोड लिखा है उसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आप इस तरह की रीट्रीटिंग टेक्निक्स यूज़ करके बार बार अपने कोड को जो एरर्स है उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको डीबग कर सकते हैं। और कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो रैंडम वॉकिंग प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल वो बार बार कोड को रन करते हैं और उसमें से रैंडमली एक दो टेक्निक लगा के उसके अंदर से डिज़ायर्ड आउटपुट लेना चाह रहे होते हैं। और कभी कभी वो इस टेक्निक में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन ये टेक्निक बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है फॉर द पीपल दैट आर लर्निंग द प्रोग्रामिंग। सो इस तरह की टेक्निक को रैंडम वॉकिंग टेक्निक कहते हैं। तो debugging is just like an experimental science. You build a hypothesis and try to remove the errors to perform by performing different tests. तो जो टेस्ट में थे चार, जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, इस इन चारों टेक्निक को यूज़ करके हम डिबगिंग कर सकते हैं। So the learning journey is quite simple. We will first start with simple tasks and progress to more complex problems, and we will practice the programming skills by performing different tasks and solving different problems and solving different assignments। और अपने तौर पे भी बंदा ये प्रोग्रामिंग सीख सकता है by the help of books. Some tutorials are also present in the YouTube or online platforms like edX and Coursera, and there are community forums like GitHub and other community forums that are helpful in learning programming languages। तो आज के लिए इतना ही टास्क है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है ऑन ऑडियो और ऑन द टेक्स्ट बॉक्स। थैंक यू। ओके, किसी का नहीं कोई क्वेश्चंस, सो वी कैन लीव द मीटिंग and we will meet tomorrow inshallah. Okay, Allah Hafiz.